Hello everyone, welcome to Editorial Insights, in which we focus on improving our comprehension and vocabulary skills with the help of editorials. And we discuss 1 to 2 editorials every day from Monday to Friday at 10 a.m. तो स्टार्ट करने से पहले बैंकिंग वीडियो कोर्सेज प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं। प्रीलिम्स से मेंस लेवल के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर हैं। तो अगर आप इनको सब्जेक्ट वाइज परचेस करना चाहते हैं तो अब ये सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल हैं और आप अभी अगर परचेस करते हैं तो आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं PM10 कूपन कोड यूज़ करके। ओके, चलो तो नेक्स्ट अब यहाँ कैसे एडिटोरियल इंसाइट्स आपकी हेल्प करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज का हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जो है ग्रीन वॉशिंग पे। द हिंदू का एडिटोरियल है। तो ग्रीन वॉशिंग क्या होता है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को कहते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली है तो अपीयरेंस में ऐसा देखने में लगेगा कि ओके ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पर अगर हम ध्यान से देखें उसकी जो प्रोसेसेस है, कैसे वो बना है कोई प्रोडक्ट, या फिर कितने उसको प्रोड्यूस करने में कितने रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं, तो हमें पता चलेगा कि वो इतना एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। लेकिन ये किसी और ये इसी कॉन्सेप्ट को किसी और चीज़ के लिए यूज़ करता है। एक जो लॉ है, एक जो बिल है, उसके बारे में डिस्कशन है, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर। ठीक है, तो इसको आप एक बार रीड करो और फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, ठीक है। आई होप आपने ये पूरा एडिटोरियल रीड कर लिया है और काफ़ी आपको समझ भी आया होगा। तो कुछ चीज़ें जहाँ पर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह गई होगी वो हम देख लेते हैं। तो द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 दैट इज़ बीइंग deliberated upon by joint committee of parliament is a contentious piece of legislation that signals the complex challenges involved in balancing industrial development and the conservation of forests। जो ये बिल है, बिल क्या होता है, जब तक वो पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है तब तक वो एक्ट नहीं बना, यानी पास होने से पहले ये एक बिल कहलाएगा, पास होने के बाद एक्ट होगा। तो अभी ये लॉ नहीं बना है, इसके ऊपर अभी डिस्कशंस चल रहे हैं। दैट इज़ बीइंग डेलिबरेटेड अपॉन। अब डेलिबरेट वर्ड जो है ये काफ़ी बार आता है एग्जाम्स में। अगर आप डेलिबरेट की बात करें तो अगर ये एक एडजेक्टिव है तो वहाँ पर होगा कि जानबूझ के कोई चीज़ की जाती है तो उसको डेलिबरेट कहा जाता है। डेलिबरेट एक्ट ऑफ एग्रेशन, यानी कि जानबूझ के एग्रेशन किया गया, एग्रेसिव बिहेवियर शो किया गया, तो वहाँ पर हो जाएगा डेलिबरेट। ही डिड दिस डेलिबरेटली, जानबूझ के किया। लेकिन जब हम डेलिबरेट एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मतलब होता है डिस्कस करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशंस होना, डिबेट्स होना। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इट इज़ बीइंग डेलिबरेटेड, तो यहाँ पर डिस्कशंस की बात हो रही है कि इस लॉ के, इस बिल के ऊपर अभी डिस्कशंस चल रहे हैं। इट इज़ बीइंग डेलिबरेटेड अपॉन, कहाँ पे कौन डिस्कशंस कर रहा है इसके ऊपर? जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं। कई बार क्या होता है कि कोई बिल जो पार्लियामेंट में पास होने से पहले पार्लियामेंट की जो कमिटीज़ होती हैं वो डिस्कस करती हैं, उसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं। तो वो लोग डिस्कस करते हैं उस बिल के बारे में, एस्पेक्ट्स, उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, उसके इम्पैक्ट के बारे में, और फिर सजेशंस दिए जाते हैं। तो वो पूरा प्रोसीजर होता है। तो अभी यहाँ पर पार्लियामेंट की जो एक कमेटी है, जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, वो इस बिल के ऊपर डिस्कशंस कर रही है। तो ये जो बिल है इज़ अ कंटेंशियस पीस ऑफ लेजिस्लेशन। जो ये बिल है ये एक ऐसा लेजिस्लेशन है, ऐसा लेजिस्लेशन होता है जो लॉज बनाते हैं। लेजिस्लेशन आपने पढ़ा होगा, जो लॉ मेकर्स होते हैं उन्हें लेजिस्लेटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो बिल बनाया गया है ये कंटेंशियस है, कंट्रोवर्शियल है, या फिर कहीं कि जिससे लोगों में डिसएग्रीमेंट या डिबेट शुरू हो जाए। दैट्स इट। अब और ये जो बिल है ये सिग्नल करता है, शो करता है कि जो चैलेंजेस हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। किस चीज़ के चैलेंजेस? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन को बैलेंस करना। जब भी हम बात करते हैं कि
अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंक्रीज़ करनी होगी। एंड व्हेन वी वांट टू इंक्रीज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ता है फॉरेस्ट पे, क्योंकि फॉरेस्ट की लैंड जो है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए डाइवर्ट होती है। अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहें तो फिर कई बार होता है कि इंडस्ट्रीज़ इतना डेवलप नहीं कर पाती, उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। तो उनको बैलेंस करना कि कितना हमें फॉरेस्ट को कितना कंजर्व करना चाहिए, दूसरी तरफ इंडस्ट्री की जो लैंड के रिक्वायरमेंट्स है वो भी मीट होनी चाहिए। तो इसको बैलेंस करना ये एक बहुत बड़ा, ये एक कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं इसके अंदर कि इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने में। While industrialization inevitably means usurping greater tracts of forest land and ecosystems, the Forest Conservation Act 1980 has been the mantelpiece legislation that has empowered the state to regulate this and impose costs on such industrial exploitation. तो while कि जहाँ तक अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो वो इनेविटेबली यानी इस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो हम किसको अवॉइड नहीं कर सकते कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेस्ट लैंड है वो यूसर्प कर ली जाएगी, यानी कि वो उसे यूज़ कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। यूसर्प का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ जनरली लैंड या टेरिटरी के लिए यूज़ किया जाता है तो वो छीन लेना। तो क्या होगा कि अगर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो ये इनएविटेबल है, यानी ऐसा तो होगा ही कि जो फॉरेस्ट के ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़, ट्रैक्ट्स होते हैं लार्ज एरियाज़, तो फॉरेस्ट के और ज़्यादा एरियाज़ जो है वो यूज़ होंगे इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड एंड इकोसिस्टम्स के। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 हैज़ बीन द मैंटलपीस लेजिस्लेशन। अब यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ किया गया मैंटलपीस लेजिस्लेशन, ये मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है, यानी मैंटलपीस एज एन एडजेक्टिव यूज़ नहीं होता, पर यहाँ पर यूज़ किया गया, यहाँ पर उसके इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए किया गया। मैंटलपीस क्या होता है, आपने देखा होगा कि फायर प्लेस होता है, ठीक है, तो फायर प्लेस में यहाँ पर घरों में जहाँ पे जो कोल्ड एरियाज़ होते हैं तो यहाँ पर फायर होती है और फायर के अराउंड यहाँ पर एक शेल्फ होती है, ठीक है, तो उस शेल्फ को मेंटल पीस कहा जाता है। अब यहाँ पर मेंटल पीस लेजिस्लेशन से इसका मतलब है जो एक इम्पॉर्टेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट लॉ है और सेंट्रल जो लॉ है, इम्पॉर्टेंट लॉ है। तो इसीलिए क्योंकि ये जो मेंटल पीस है ये एक घर के अंदर एक सेंट्रल लोकेशन पे होता है, इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे होता है सबसे ज़्यादा, तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह यूज़ किया गया है। ओके, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए मेंटल पीस क्या होता है, एक टाइप का शेल्फ होता है जो एक फायर प्लेस के ऊपर होता है। ओके, तो अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, इट हैज़ एम्पावर्ड द स्टेट टू रेगुलेट दिस। तो जो ये लॉ था, एक्ट की बात कर रहे हैं, यानी जो 1980 में ये एक्ट आया था उसने एम्पावर किया, यानी कि पावर्स दी स्टेट को, गवर्नमेंट को टू कंट्रोल, रेगुलेट दिस। किस चीज़ को कंट्रोल करना कि कितनी जो लैंड है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अलोकेट की जाएगी या फॉरेस्ट कितनी जो लैंड है वो एज अ फॉरेस्ट रखी जाएगी, उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये इस चीज़ को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना लीगली, इसकी पावर गवर्नमेंट को दी थी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ने। और यही लॉ इसी ने ही गवर्नमेंट को एम्पावर किया था कि क्या इम्पोज करने के लिए कॉस्ट, यानी कि टैक्सेस लगाने के लिए या फिर कोई और टाइप के फाइन्स लगाने के लिए फॉरेस्ट को, ताकि वो फॉरेस्ट को कंजर्व कर पाए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। तो अगर इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन होता है, इंडस्ट्रीज़ जो है फॉरेस्ट को या उस लैंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं या इलीगली भी यूज़ करते हैं, तो उन कंपनीज़ के ऊपर फाइन्स लगाना या फिर टैक्सेस अप्लाई करना, ये सब इस सब के जो पावर्स हैं वो भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ने ही गवर्नमेंट को दिए थे। ओरिजिनली मेंट फॉर नोटिफाइड फॉरेस्ट्स, अ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द टी.एन. गोदवर्मन Tirumal Pad case 1996, among other things, broadened the scope of such protection to even those not officially classified so. तो शुरू में क्या हुआ था, जब ये लॉ बनाया गया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो उसमें इनिशियली जो ये लॉ था वो सिर्फ नोटिफाइड फॉरेस्ट पे एप्लीकेबल था। अब फॉरेस्ट कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा, किसे आप फॉरेस्ट कहेंगे? कहीं पर भी अगर हमें एक एरिया में बहुत सारे पेड़ दिखते हैं, क्या उसे फॉरेस्ट कहा जाएगा? तो
ये था कि जो ये लॉ था ये सिर्फ उन फॉरेस्ट पे एप्लीकेबल था जिन्हें गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था, गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था, ऑफिशियली गवर्नमेंट ने कहा था कि ये हैं फॉरेस्ट्स। तो शुरुआत में ये लॉ सिर्फ उन्हीं एरियाज़ पे, उन्हीं फॉरेस्ट पर एप्लीकेबल था। लेकिन एक लैंडमार्क, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया 1996 में, और उसने क्या किया कि इसकी वजह से ब्रॉडन हो गया, इंक्रीज़ हो गया स्कोप इस प्रोटेक्शन का। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कि सिर्फ इन फॉरेस्ट पर ही ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये बाकी फॉरेस्ट पर भी एप्लीकेबल होगा, यानी और ज़्यादा एरियाज़ पर भी ये एप्लीकेबल होगा। तो गवर्नमेंट ने अगर ऑफिशियली किसी एरिया को फॉरेस्ट नहीं कहा, वहाँ पर भी एप्लीकेबल कर दिया इस जजमेंट ने, इस लॉ को। ठीक है, क्लासीफाई करना, एक ग्रुप में रखना। तो यहाँ पर क्लासीफाई का मतलब कैटेगराइज करना, किसी एक कैटेगरी में रखना। तो गवर्नमेंट ने अगर एक लैंड को फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं भी रखा, तब भी उस पर ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एप्लीकेबल हुआ। इंडियाज़ फॉरेस्ट कवर हैज़ सीन ओनली मार्जिनल इंक्रीजेस। तो जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है उसमें मार्जिनल होता है, बहुत ही कम, बहुत कम, वेरी स्मॉल। तो उसमें बहुत कम इंक्रीज हुआ है। एज बायनियल रिपोर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इलस्ट्रेट। तो ये किसने बताया, किससे हमें पता चला कि जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है बहुत कम बढ़ा है? वो हमें ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो बायनियल यानी कि 2 साल में एक बार आने वाली जो रिपोर्ट है उसने ये शो किया। इलस्ट्रेट मीन्स टू शो। तो ग्रोथ इन फॉरेस्ट कवर इनसाइड ऑफिशियली रिकॉर्डेड फॉरेस्ट इज स्टैग्नेंट। तो जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हैं, ऐसे फॉरेस्ट जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, ऑफिशियली कहा है कि ये फॉरेस्ट हैं, तो उन एरियाज़ में जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं हो रही, ग्रोथ ही नहीं हो रही, वो बिल्कुल स्टैग्नेंट है। और एट बेस्ट इंक्रीमेंटल, या अगर कहीं पे ग्रोथ हुई भी है तो बहुत कम हुई है। इंक्रीमेंटल यानी कि बहुत धीरे, वेरी ग्रेजुअल, और स्टेप बाय स्टेप बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होना। तो या तो ग्रोथ बिल्कुल स्टैग्नेंट रही है ऑफिशियल फॉरेस्ट में, या फिर वो बहुत कम हुई है। It is tree cover in orchards, plantations and village homesteads that has been on the rise and supplementing India's claim that 24% of its area is under forest and tree cover. तो अब जब इंडिया कहते हैं कि 24% जो है इंडिया का एरिया वो फॉरेस्ट लैंड है, तो वो फिर कैसे हुआ? तो वो है कि में जो कोर फॉरेस्ट है उसमें इंक्रीज़ नहीं हुआ। जो इंक्रीज़ हुआ है वो है ऑर्चर्ड्स पे, प्लांटेशंस पे। तो जो प्लांटेशंस है, बाग हैं, और जो विलेज होम्स हैं, उनमें जो ट्रीज़ हैं वो काउंट हो गए हैं फॉरेस्ट के अंदर, यानी उन्हें भी इंक्लूड कर लिया गया है कि ये भी पार्ट ऑफ फॉरेस्ट है। दैट हैज़ बीन ऑन द राइज। तो इनमें जो इंक्रीज़ हो रहे हैं ऑर्चर्ड्स में, प्लांटेशंस में, विलेज होम स्टेट्स में, तो उनकी वजह से उनकी ग्रोथ जो है वो अब इंडिया के जो फॉरेस्ट कवर में भी इंक्लूड होने लगी है। एंड सप्लीमेंटिंग इंडियाज़ क्लेम, तो इसने ही सप्लीमेंट किया, सपोर्ट किया है इंडिया का क्लेम कि इंडिया का 24% एरिया ट्री जो है वो फॉरेस्ट और ट्री कवर में है। इंडिया हैज़ कमिटेड टू इंक्रीजिंग दिस नंबर टू 33%। तो इंडिया ने ये कमिट किया है, प्रॉमिस किया है कि इंडिया इस नंबर को बढ़ा के 24% से 33% तक ले जाएगा। एंड एडिंग अ कार्बन सिंक ऑफ 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिस वे बाय 2030। तो इंडिया ने कहा है कि हमारा ये कमिटमेंट है, प्रॉमिस किया है कि इस नंबर को 24% से 33% तक इंक्रीज़ किया जाएगा बाय 2030, और इस प्रोसेस में इतना कार्बन सिंक जो है वो ऐड होगा। कार्बन सिंक, जैसा आप जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है वो किससे ड्रिवन है? वो ग्रीन हाउस गैसेस के जो है वो एक्यूमुलेट, इकट्ठा हो गए हैं एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, जो कि क्लाइमेट चेंज को ड्राइव कर रही हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन सिंक का क्या मतलब है कि जैसे जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे वो उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से टेकअप कर लेंगे। तो अगर फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज़ होता है तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होगी ट्रीज़ में, एटमॉस्फेयर से रिमूव होगी। तो यहाँ पर ये उसका एस्टिमेशन है कि जो अगर फॉरेस्ट कवर हम इंक्रीज़ करेंगे तो जो कार्बन है एटमॉस्फेयर से इतने बिलियन टन तक कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी बाय 2030। इसको नाम दिया गया कार्बन सिंक, यानी कि एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव की जा रही है और वो ट्रीज़ में स्टोर हो रही है, फॉरेस्ट में स्टोर हो रही है। ठीक है,
So the existing Forest Conservation Act 1980 in the Environment Ministry's reckoning, अब reckoning होता है, इसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, बट यहाँ पर मीनिंग है उनकी जो एस्टिमेशन थी, उन्होंने जो कैलकुलेट किया था कि जो ये वाला जो फॉरेस्ट एक्ट है जिसकी हमने बात की थी 1980 वाला, तो वॉज इनसफिशिएंट फॉर दीज एंड्स, दीज पर्पसेस या दीज गोल्स। तो जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का ये ओपिनियन है कि ये 1980 में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था वो आज जो हमारे गोल्स हैं ये कि हमें फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ करना है इतना और इतने कार्बन सिंक जो है वो क्रिएट करना है, तो उसके लिए ये वाला जो लॉ है वो इनसफिशिएंट है, ठीक है, वो काफ़ी नहीं है टू मीट दीज गोल्स। तो एंड्स का मतलब यहाँ पर क्या है, गोल्स या फिर पर्पस। एज इट डिड नॉट इंसेंटिवाइज प्राइवेट एग्रो फॉरेस्ट्री, तो क्यों ये सफिशिएंट नहीं है ये वाला लॉ, क्योंकि ये इंसेंटिवाइज नहीं करता, ये प्रमोट नहीं करता, लोगों को मोटिवेट नहीं करता प्राइवेट एग्रो फॉरेस्ट्री करने के लिए। यानी किसी के पास लैंड है, खाली ज़मीन है, उस पर वो ट्रीज़ ग्रो करे, तो वो चीज़ को उसको प्रमोट नहीं करता एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कि एग्रीकल्चर जिसमें ट्रीज़ को ग्रो किया जाता है क्रॉप्स की जगह, तो उसको सपोर्ट नहीं करता ये जो पुराना वाला लॉ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज़, तो ये इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता ये लॉ। From 2019 to 2021, India added 1540 square kilometers of forest cover, of which 1509 square kilometer was outside recorded forest area। तो अब यहाँ पर ये जो 2019 से 2021 2 साल में इतने स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया फॉरेस्ट कवर इंडिया में बढ़ा, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 1540 किलोमीटर्स में से 1509 स्क्वायर किलोमीटर्स जो एरिया था वो कोर फॉरेस्ट जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट है उसके बाहर बढ़ा। यानी कि ऑफिशियली जो रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट है उसमें बहुत कम ग्रोथ हुई, लेकिन उसके बाहर जो एरियाज़ हैं जैसे कि यहाँ पर अभी मेंशन था ऑर्चर्ड्स हैं, प्लांटेशंस हैं, उनमें इंक्रीज़ ज़्यादा हुआ। ओके, द न्यू अमेंडमेंट्स, तो इसीलिए यहाँ पर अमेंडमेंट की जा रही हैं। अमेंड करना होता है किसी एक लॉ के अंदर चेंजेस करना। अभी यहाँ पर हमने बात की थी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट तो पहले से ही है 1980 का, उसको अमेंड किया जा रहा है, उसको चेंज किया जा रहा है, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं। तो द न्यू अमेंडमेंट्स टू द फॉरेस्ट एक्ट gave such incentives by clearly defining the limits of the 1996 judgment। तो अब जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो ये जो इंसेंटिव्स अवेलेबल नहीं थे पुराने जो एक्चुअल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, तो उसके अंदर चेंजेस मॉडिफिकेशंस करके अब इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं फार्मर्स को एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए कि वो जो है ट्रीज़ को ग्रो करें। और ये कैसे किया जा रहा है कि जो 1996 की जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की उसको क्लियरली डिफाइन करके। ओनली लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑन और आफ्टर 1980 वुड इन्वोक प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो ये वाला जो लॉ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये फोकस करता है फॉरेस्ट को कंजर्व करने में, ठीक है। ये जो सिर्फ गवर्नमेंट के जो नोटिफाइड एरियाज हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल था ओरिजिनली, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये उन एरियाज़ पे भी एप्लीकेबल होगा जो गवर्नमेंट ने एज अ फॉरेस्ट नोटिफाई नहीं किए हैं। फिर अब जो चेंजेस किए जा रहे हैं लॉ में, उसमें ये किया जा रहा है मॉडिफिकेशंस में कि जो लैंड गवर्नमेंट ने कहा है फॉरेस्ट, सिर्फ उसी पर ही एप्लीकेबल होंगे ये जो लॉज हैं, ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, जो इसके डिफरेंट क्लॉजेज हैं, वो सिर्फ उन लैंड पे एप्लीकेबल होंगे जो गवर्नमेंट ने एज फॉरेस्ट रिकॉर्ड की है, ठीक है। और वो कब, 1980 के बाद से। वुड इन्वोक प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इन्वोक मतलब कि ये जो इस एक्ट के जो डिफरेंट क्लॉजेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होंगे उन एरियाज़ पे जो गवर्नमेंट ने एज अ फॉरेस्ट उनको नोटिफाई किया है। फॉरेस्ट लैंड ऑथराइज्ड बाय स्टेट्स for non-forestry uses between 1918 to 1996 would not invoke provisions। तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें कहा था कि बाकी एरियाज़ पे भी एप्लीकेबल होगा, अभी हमने डिस्कस किया। तो अब जो चेंज मॉडिफिकेशंस हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट्स हैं
उन्होंने जो नॉन फॉरेस्ट्री यूजेस के लिए जो है परमिशन दी थी अलग अलग लोगों को कि वो लैंड को यूज़ कर सकते हैं नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस के लिए, तो उन पर ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। The amendments effectively mean states can no longer classify unclassified forest land or patches of trees with forest-like characteristic as forest land। तो यानी अगर इन शॉर्ट कहें तो जो स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो फॉरेस्ट लैंड की तरह क्लासीफाई नहीं कर सकती इन एरियाज़ को। जैसे कि कुछ पैचेस ऑफ ट्रीज़ हैं, ठीक है, कुछ कहीं पर किसी एरिया में छोटा सा एरिया है कुछ हेक्टेयर्स का, वहाँ पे कुछ ट्रीज़ है, ग्रुप ऑफ ट्रीज़, तो स्टेट गवर्नमेंट्स उसे एज फॉरेस्ट क्लासीफाई नहीं कर सकती हैं। द अमेंडमेंट्स ऑल्सो अलाउ फॉरेस्ट लैंड अप टू 100 किलोमीटर नियर इंडियाज बॉर्डर्स टू बी अप्रोप्रिएटेड विदाउट सेंट्रल अप्रूवल फॉर स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी पर्पसेस। तो इस लॉ में एक और अमेंडमेंट की जा रही है जिससे क्या होगा कि जो इंडिया के बॉर्डर्स के अराउंड जो 100 किलोमीटर के जो लैंड है वहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं उन्हें अप्रोप्रिएट किया जा सकता है, उन्हें यूज़ किया जा सकता है बिना परमिशन के। जब आप किसी चीज़ को अप्रोप्रिएट करते हो आप उसको अपने लिए यूज़ कर लेते हो बिना किसी की परमिशन के। अब अप्रोप्रिएट तो आपने एज एन एडजेक्टिव सुना होगा, ठीक है। अप्रोप्रिएट एज एन एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एज एन एडजेक्टिव अप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि सही है, लेकिन जब हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं अप्रोप्रिएट को तो उसका मीनिंग ये होता है कि बिना परमिशन के किसी चीज़ को यूज़ कर लेना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इंडिया के बॉर्डर के अराउंड जो 100 किलोमीटर्स तक जो लैंड होगी, अगर यहाँ पर बॉर्डर है, ठीक है, इंडिया का, यहाँ पर इंडिया है, तो यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर्स तक जो भी फॉरेस्ट होंगे उनको यूज़ किया जा सकता है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के, ठीक है। किस लिए? स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। द प्राइमरी क्रिटिसिज्म, अब इसको लेके जो मेन जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये जो चेंजेस हैं इस लॉ के अंदर, दे डू नॉट रियली कॉन्ट्रीब्यूट टू रीजनरेटिंग नेचुरल फॉरेस्ट। वो नेचुरल फॉरेस्ट को दोबारा से ग्रो करने के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, उसके ऊपर उसमें वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे। यानी कि इन चेंजेस की वजह से नेचुरल ग्रोथ जो है फॉरेस्ट के अंदर वो नहीं प्रमोट होगी, बट रैदर लेकिन वो क्या करेंगे, ये चेंजेस से एफॉरेस्टेशन और कमर्शियल जो एफॉरेस्टेशन है वो इंसेंटिवाइज होगी। नेचुरल ग्रोथ नहीं होगी फॉरेस्ट की, वो प्रमोट नहीं करेंगे ये चेंजेस प्रमोट करेंगे कमर्शियल एफॉरेस्टेशन, यानी कि मनी अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए पेड़ों को उगाना। So what is worrying is that the parliamentary committee, despite its statutory privileges, has not expressed any opinion or suggestion on the way forward। तो क्या चीज़ चिंता की क्या बात है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनके पास स्टैच्यूटरी प्रिविलेजेस हैं। स्टैच्यूटरी, अब यहाँ पर एक और वर्ड हम देखते हैं, स्टैच्यूट, दैट मीन्स अ लॉ, ठीक है, लॉ। सो स्टैच्यूटरी मीन्स कि जो लॉ से कोई आपको कोई पावर मिलती है। अब यहाँ पर प्रिविलेजेस को कह सकते हैं कोई राइट मिलता है, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास बाय लॉ ये राइट होता है कि वो अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकती हैं इन सब अमेंडमेंट्स पे, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसके ऊपर कोई भी अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस नहीं किए, कोई सजेशंस नहीं दिए कि क्या किया जाना चाहिए आगे। ग्रूमिंग प्राइवेट फॉरेस्ट माइट लुक गुड इन थ्योरी। अब ग्रूमिंग का मतलब तो ग्रूम करना तो डेकोरेट या प्रिपेयर करना होता है किसी चीज़ को, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मतलब है कि इसमें प्राइवेट फॉरेस्ट को ग्रो करना, तो ग्रूमिंग का ये मीनिंग है यहाँ। तो इनको ग्रो करना ये शुरू में लग सकता है हमें कि हाँ अच्छा लग सकता है कि थ्योरी में तो अच्छा है कि प्राइवेट फॉरेस्ट होने चाहिए, लेकिन बट एक्सपेक्टिंग देम टू बी अ परमानेंट कार्बन स्टॉक इज़ विशफुल थिंकिंग। लेकिन अगर हम ये सोचें कि कमर्शियल फॉरेस्ट से जो एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो परमानेंटली उनमें स्टोर रहेगी, तो ये एक विशफुल थिंकिंग है। विशफुल थिंकिंग होता है जब आप उम्मीद करते हैं कि कुछ हो जाएगा पर उसके चांसेस ना के बराबर हैं, है ही नहीं चांसेस, ठीक है। तो फिर भी आपको लगता है नहीं काश ऐसा हो जाए, पर वैसे होने के चांसेस नहीं है, तो उसको कहा जाएगा कि सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है। आप चाहते हो ऐसा हो लेकिन ऐसा होने के चांसेस नहीं है या कोई इंडिकेशंस नहीं है।
तो अगर हम कमर्शियल फॉरेस्ट को प्रमोट करते हैं तो, और ये सोचना कि उससे जो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उन्होंने उनमें स्टोर्ड है कमर्शियल फॉरेस्ट में, वो हमेशा स्टोर्ड रहेगी, तो ये सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग, क्योंकि कमर्शियल फॉरेस्ट है तो वो जो टिम्बर है, वो जो ट्रीज़ है उनको काट के बेचा जाएगा, ठीक है, तो ये परमानेंटली जो है वो कार्बन स्टोर नहीं होगा। ओके, गिवन दैट स्ट्रॉन्ग मार्केट इंसेंटिव्स एग्जिस्ट टू यूज़ देम एज कार्बन क्रेडिट्स, तो अब मार्केट्स के अंदर उन्हें एज कार्बन क्रेडिट्स यूज़ किया जाएगा। तो आपने कभी कभी ये न्यूज़ में टर्म सुनी होगी कार्बन क्रेडिट्स। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कुछ कंपनीज़ ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, कुछ कंपनीज़ पोल्यूशन कम करती हैं। तो कार्बन क्रेडिट्स होता है कि कितना आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में। अगर एक कंपनी एक अपने लिमिट से को क्रॉस करती है, ठीक है, तो उसे कार्बन क्रेडिट्स परचेज करने पड़ेंगे। अगर एक कंपनी है जो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, ठीक है, और अपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को उसने कम कर दिया है, तो उसके पास उसको क्या होगा, उसने अपने जो एलोकेटेड अमाउंट था उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया है, तो यानी कि उसके पास कार्बन क्रेडिट्स एक्स्ट्रा होंगे, तो वो उन्हें सेल कर सकती है। यानी कि कार्बन क्रेडिट्स की सेल एंड परचेज होती है मार्केट में। और जो ऐसे कमर्शियल फॉरेस्ट बना रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड कम कर रहा है, तो यानी कि वो उन ट्रीज़ को बेच सकता है एज कार्बन क्रेडिट्स, ओके, टू डिफरेंट कंपनीज। तो यानी इसी के लिए ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो ऐसा मानना कि वो कमर्शियल फॉरेस्ट हैं और वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके परमानेंटली स्टोर कर देंगे, तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मार्केट इंसेंटिव से मार्केट में इस चीज़ के ज़्यादा चांसेस है कि उन्हें बेच दिया जाएगा। वाइल न्यू क्लाइमेट रियलिटीज़ माइट नेसेसिटेट चेंजेस। अब जो नए क्लाइमेट रियलिटीज़ हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तेज़ी से, उसके इफ़ेक्ट्स हम फेस कर रहे हैं, तो ये नेसेसिटेट कर सकते हैं। नेसेसरी क्या होता है, ज़रूरी, वो एक एडजेक्टिव होता है। नेसेसिटेट इज़ अ वर्ब, तो नेसेसिटेट मतलब किसी चीज़ को ज़रूरी बना देना। तो ये क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, नई क्लाइमेट रियलिटी से ये ज़रूरी बना देती हैं, माइट नेसेसिटेट चेंजेस इन द वे कंजर्वेशन लॉज आर इंटरप्रेटेड। तो ये ज़रूरी है कि जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज आ रहे हैं, तो हमें भी अपने जो क्लाइमेट लॉज है, उनके जो कंजर्वेशन लॉज है, उनके अंदर उनको कैसे हम समझते हैं, कैसे उनको अप्लाई करते हैं, उसमें भी हमें बदलाव लाना पड़ेगा। दीज मस्ट बी बैक्ड बाय रिगरस साइंटिफिक एविडेंस। और ये जो चेंजेस हम ला रहे हैं अपने कंजर्वेशन लॉज में, ये हमेशा बैक्ड होने चाहिए, यानी कि सपोर्टेड होने चाहिए रिगरस साइंटिफिक एविडेंस से। ऐसा साइंटिफिक एविडेंस जो बहुत मतलब स्ट्रिक्टली वो साइंटिफिक एविडेंस पे ही बेस्ड होने चाहिए, ये कहा गया है इस एडिटोरियल में। तो यहाँ पर फोकस है ग्रीन वॉशिंग, मतलब कि ये मानना कि जो कमर्शियल फॉरेस्ट हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे, तो ये एक तरह से ग्रीन वॉशिंग है, क्योंकि दिखने में लगता है कि कमर्शियल फॉरेस्ट हैं, ट्रीज़ हैं, तो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कमर्शियली यूज़ होंगे तो वो ट्रीज़ वापस यूज़ किए जाएंगे और फिर एनवायरनमेंट में दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। तो इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर ग्रीन वॉशिंग, जो टाइटल में है। और उसके अलावा यहाँ पर एक और वर्ड भी यूज़ किया गया था, विशफुल थिंकिंग है, कि अगर हम ये माने कि इस टाइप के फॉरेस्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज में हेल्प करेंगे। तो ये था आज का एडिटोरियल, और ये इम्पॉर्टेंट जो भी वर्ड्स थे, ठीक है। तो ये इसको ऐसे याद नहीं रखना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि मेंटल पीस लेजिस्लेशन क्या होता है, ठीक है। ऐसा बहुत इट्स लाइक ये फिगरेटिवली यूज़ किया गया, पर हाँ, आपको मेंटल पीस का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज़ डू सो। और आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको कोई भी फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।